देवरिया कोचिंग क्लास में हम आप सभी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आइए यहाँ कक्षा 12वीं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कुछ सैंपल पेपर तैयार किए गए हैं, जिन्हें पढ़ करके आप इस 2024 की परीक्षा में कुछ लाभान्वित होंगे। आइए देखें कुछ सैंपल पेपर की ये प्रस्तुति। पहला आपका खंड होंगे क और ख। प्रत्येक आपके बहुविकल्पी और वस्तुपरक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में प्रत्येक 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होंगे, जिन्हें आप सही करके सही ढंग से लिखेंगे। तो आइए देखें खंड क का पहला क्वेश्चन है आपका, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। इस तरह 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है अध्यापक पूर्ण सिंह। ये अध्यापक पूर्ण सिंह को लिखेंगे। आइए अब देखें अगला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन का लेखक है। तो इसमें आपके पहला है बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप सही करेंगे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन सही है। आइए अगला ऑप्शन देखें। अगला है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, तो हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सही ऑप्शन कर देंगे। इसी प्रकार से अगला है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। 4 ऑप्शन प्रत्येक में आपको दिए रहेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा यह चौथा ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको हम सही कर देंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारा चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। इसी तरह से कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। आपको 4 ऑप्शन है, प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र। तो कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय है, तो यह हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। तो हम इसको अमृत राय सही कर देंगे। अगला है, यह आपके काव्यांजलि से प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो 4 ऑप्शन है, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आप सही ऑप्शन होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यह प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। अगला ऑप्शन देखें। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। तो इसमें छायावाद के एक कवि हैं परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, ये मुकुटधर पांडे। तो ये आपके अष्टछाप कवियों में से हैं परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास। इसमें मुकुटधर पांडे जो हैं वह छायावाद के कवि हैं। बाकी अब सगुण भक्तिधारा के अष्टछाप कवियों में से यह लोग हैं, इसलिए मुकुटधर पांडे हमारा ऑप्शन सही है, जो छायावाद युग के कवि हैं। तो हम मुकुटधर पांडे छायावाद युग के कवि को यहां लिखेंगे। अब इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि, तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इसमें आपका दिया गया है कि नहीं है, तो इसमें आपका अज्ञेय नहीं है। यहां आपको बस सुमित्रानंद पंत जी होना चाहिए, लेकिन उनके जगह पर अज्ञेय, यह आपका छायावाद युग के कवि नहीं है। बाकी ये 3 लोग छायावाद युग के 4 स्तंभों में से हैं। तो इसलिए अज्ञेय का ऑप्शन सही है। जो पूछा जा रहा है कि छायावाद युग के नहीं है, तो अज्ञेय नहीं है, यही ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, रश्मिरथी किस कोट की रचना है। महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक और काव्य। तो रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित, यह आपको इसी खंड से जो सर्ग पूछे जाएंगे उसी से आपको करना भी होगा, क्योंकि देवरिया के छात्रों के लिए रश्मिरथी खंड काव्य से ही प्रश्न करने हैं। तो रश्मिरथी किस कोट की रचना है, तो रश्मिरथी एक खंड काव्य है, यह हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
बादल को घिरते देखा है कि रचनाकार कौन है? तो चार ऑप्शन है, मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की, अज्ञेय की। तो हमारा बादल को घिरते देखा यह नागार्जुन की रचना है, तो हमारा यह नागार्जुन वाला ऑप्शन सही है। हम इस ऑप्शन को लिख देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा, एक कोई पैरा किसी पाठ से दे देगा आपको। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप, आपको भाषा की आधुनिकता, और इस प्रकार से यह जो है आपका राष्ट्र का जो स्वरूप पाठ है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पाठ से निश्चित आपको क्वेश्चन प्राप्त होंगे, इसलिए यह आपका जैसे एक पैरा दे करके और दिया जाएगा, उसी में से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। पहला आपका पाठ का नाम और पाठ का लेखक, और इस प्रकार रेखांकित अंशों की व्याख्या, और उसमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो आपको उसी से संबंधित, पैरा से संबंधित आपसे होंगे और जो आपको लिखने होंगे। तो यहां दिया गया है, पहला है पृथ्वी के विशाल प्रांगण में से लेकर के अंश में असमर्थ रहेगा, यहां तक का पैराग देकर के पूछा गया है। पूछा जाएगा कि पाठ का शीर्षक या पाठ के लेखक का नाम क्या है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, अर्थात यह किस पाठ से लिया गया है, तो वहां आप शीर्षक में लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप। फिर पूछा जाएगा पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो पाठ के लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है, जो यह पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र का स्वरूप। अगला है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी अंग को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जिस प्रकार शरीर के सभी अंग मिल करके एक सही समन्वय की भावना से मिल करके और सही कार्य करते हैं, उसी प्रकार एक राष्ट्र तभी संबल हो सकता है, एक राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, जब हम सभी मिल करके और कार्य करें। उसी तरह से कहा कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी अंग को पीछे छोड़कर राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस प्रकार से उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर यही है। नेक्स्ट आपका है, रेखांकित अंश के समन्वय के मार्ग एक जैसा अधिकार, यानी इसकी व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश का जो पैरा में रेखांकित अंश दिए रहेंगे उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो यहां दिया गया है, लेखक का कहना है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जातियां समान है, अर्थात किसी जातियों में कोई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, उन सब में आपस में समन्वय होना चाहिए, मतलब सामंजस्य की भावना होनी चाहिए। समन्वय के रास्ते पर चलकर सभी जातियां को अपनी प्रगति एवं उन्नति के लिए समान अधिकार प्राप्त है, अर्थात हर जातियों को यहां समानता का अधिकार प्राप्त है। फिर पूछ रहा है, राष्ट्र किसी जन को पीछे छोड़कर कैसे नहीं बढ़ सकता, तो राष्ट्र किसी जन को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। समन्वय के मार्ग से सभी को प्रगति एवं उन्नति का अधिकार प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के ये 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 10 नंबर के आपके आएंगे जो आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे आपको 2 ऑप्शन रहेंगे अथवा करके, चाहे वह करिए चाहे आपका यह करिए। तो अशोक के फूल आपका राष्ट्र का स्वरूप, यह पाठ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं दुनिया बड़ी आंकड़ा ही तो है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पाठ का शीर्षक या पाठ के का नाम बताइए, तो पाठ का शीर्षक यहां पर है अशोक के फूल, यह पाठ से लिया गया है। दूसरा है, इस पाठ का लेखक कौन है, तो इस पाठ के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रेखांकित अंश कहते हैं दुनिया की बड़ी, अर्थात इसमें भी रेखांकित अंश दिया रहेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को वह याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। अशोक को विस्मित करने का आधार स्वार्थ वृत्ति की माना गया है। इस प्रकार से यह प्रश्न के उत्तर होंगे। तो दोनों में से कोई जिसको आपको सही लगेगा, जिस पर आपकी सही पकड़ोगी, उसको आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने दुनिया के व्यवहार को किस तरह बताया है, तो लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितना कि उससे उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को वह फेंक कर आगे बढ़ जाता है। से कवि ने लिखा है यहाँ पर
कि जैसे सूप, रहीमन जो सूप का स्वभाव होता है, सूप जिस प्रकार से अच्छी वस्तुओं को ग्रहण कर लेता है और जो बेकार वस्तुएं होती है उसे बाहर फेंक देता है, ठीक वैसे यहां संसार की भी यह भावना बताई गई है। सारे संसार को स्वार्थ का क्या कहा गया है? तो सारे संसार को स्वार्थ का आंकड़ा कहा गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखें। इसी प्रकार से गद्य और पद्य से पैरा दे करके और उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्य में 2 आपको दिए रहेंगे अथवा करके, उसी तरह पद्यांश से भी या आपके ठीक है काव्यांश से जो भी प्रश्न आपको दे करके एक पैरा वैसे ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपका जलद के फूटे मानवता हो जाए, यह श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो यह पाठ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखें, इसमें पूछेगा कवि का नाम और पाठ का शीर्षक या किस पाठ से उद्धृत है। तो पाठ का शीर्षक है श्रद्धा और मनु, आपका पाठ है जयशंकर प्रसाद का। फिर इस कवि का नाम क्या होगा? तो कवि का नाम आप वहां लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। इसमें भी रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाएगी काव्यांश से, ठीक वैसे जैसे गद्यांश से पूछे गए हैं। तो काव्यांश में दिया गया रेखांकित अंश समन्वय उसका करें, यानी मानवता हो जाए। तो आइए देखें यहाँ इसकी व्याख्या, मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान है। यानी मनु श्रद्धा से कह रहा है कि मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है, अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। दृढ़ मूर्ति से आशय मानवता से है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसका अर्थ पूछा जाएगा इस तरह करके, कोई एक उसमें से आपको शब्दार्थ के रूप में पूछ दिया जाएगा। तो उसका अर्थ होगा स्रोत। अभ्युदय का अर्थ है, तो अभ्युदय यानी यण संध्या अभिधन उदय शब्दों से मिलकर बना है। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है यानी अभी अभी जो उदित हुआ या नवीन उत्थान, इसका हम अर्थ ले सकते हैं। द्वीप कक्ष यानी समास पूछा जाएगा। तो यह आपका द्वीप कक्ष जो है द्वंद्व समास है, अर्थात द्वंद्व समास की यही परिभाषा है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसका समास विग्रह करते समय इसमें और शब्द का लोप होता है, जो समास विग्रह करते समय और शब्द लिखे जाते हैं। समास 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, और समास विग्रह का जो अर्थ होता है कारक व विभक्ति चिन्हों सहित उसे पृथक पृथक करके अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से उसमें समास भी पूछे जाएंगे। आइए अगला ऑप्शन देखें। हाँ, 3 आपको लेखक दिए रहेंगे और तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन एवं साहित्यिक परिचय पर आपको प्रकाश डालना होगा, लिखना होगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह इंपॉर्टेंट है। आइए देखें, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डाले। तो यहां आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 19 मई सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में सो गया। अब साहित्यिक परिचय यानी इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दिया उसके संबंध में हम यहाँ लिखेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। ये नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करेंगे, यानी कि प्रमुख कृतियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। पहला है निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। उपन्यास में इनका बहुत इंपॉर्टेंट है बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, यह इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है। आलोचना साहित्य में साहित्य सहचर, सुर साहित्य और कबीर तथा इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्होंने प्रकाश डाला है। अगला है किसी एक कवि का जीवन परिचय,
यानी अभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्यिक जीवन परिचय लिखते हुए इसी प्रकार से 3 आपको दिए रहेंगे, गद्य से भी और पद्य से भी। गद्य में भी 3 रहेंगे, उसमें से किसी एक का लिखना होगा, और काव्य में भी 3 दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक का लिखना होगा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल जरूर आपको मिलेंगे। आइए देखें जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 15 अप्रैल सन 1865 में निजामाबाद जिले आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई और वह कर्नाल मिडिल पास करके प्रिंस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ाने गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। आइए देखें इनकी साहित्यिक परिचय। हरिऔध जी करुणा और वात्सल्य रस के कवि थे। करुण रस का ये प्रधान रस मानते थे। हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे। रस कलश इनका सुंदर उदाहरण है। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुए। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक पदों पर कार्य किया। अवैतनिक का अर्थ होता है जो बिना किसी वेतन या पारिश्रमिक लिए जो कार्य करता है उसको अवैतनिक कहते हैं। तो इन्होंने अवैतनिक शिक्षक पदों पर कार्य किया। रचनाएं इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, अध खिला पुष्प, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मिणी और परिणय आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली छंद एवं अलंकारों की दृष्टि से हरिऔध जी की काव्य साधना महान है। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों का अपने काव्य में सफल प्रयोग किया है। इसी प्रकार से आपको पंचलाइट अथवा वरवर की कहानी का सारांश लिखिए। तो पंचलाइट कहानी सब लोग पेट्रोमैक्स जानते हैं कि यह ग्रामीण अंचल से संबंधित है। इसमें पेट्रोमैक्स खरीद कर लाया जाता है और पेट्रोमैक्स लाने के बाद कोई जलाना नहीं जाता। इस प्रकार से इस पर प्रकाश डाला गया है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिसने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीद गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे। अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था, केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लाई और फिर गोधन ने पंचलाइट को बिना स्प्रिट के गड़ी के तेल की मदद से जला दिया। पंचलाइट के जलते ही लोग प्रसन्न हो गए और गोधन की सारी गलती माफ कर दी गई और उसका पुनः समूह में शामिल कर लिया गया। कीर्तन फिर से शुरू हो गया। इस कहानी के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ग्राम सभा सुधार की प्रेरणा दी है। तो इस प्रकार से कोई एक कहानी का सारांश लिखने के लिए आएगा। जो कहानी आपको सही ढंग से याद हो उस कहानी को आप लिख देंगे। नेक्स्ट है रश्मिरथी। हाँ, ध्यान दीजिए, यह आपके 7 सर्ग दिए रहेंगे, उसमें आपको केवल रश्मिरथी देवरिया जिला के छात्रों के लिए रश्मिरथी के ही प्रश्न से संबंधित प्रश्न को करना है। बाकी आप किसी दूसरे सर्ग से यदि कर रहे हैं तो उस पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए देवरिया जिला के छात्रों के लिए रश्मिरथी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं प्रश्नों को आपको करने होंगे। तो यहां दिया गया प्रश्न नंबर 7, रश्मिरथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो रश्मिरथी का नायक जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित एक खंड काव्य है। इस खंड काव्य के अंतर्गत नायक कर्ण के सत्य, साधना, ध्यान, त्याग व शौर्य का वर्णन किया गया है। कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, उत्कृष्ट चरित्र। कर्ण रश्मिरथी का नायक है। पूरी कहानी कर्ण के इर्द गिर्द ही घूमती है। काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के चारों तरफ घूमती है। रश्मिरथी का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रथ रश्मि अर्थात पूर्ण का हो। इस काव्य में कर्ण का चरित्र ही पूर्णतम है। कर्ण के आगे अन्य किसी का पात्र ठहर ही नहीं सकता। भला लिखा गया है
तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शिल्प और उसका यह अभिमानी। अर्थात कर्ण, रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण के बारे में यह लिखा है। साहसी और वीर योद्धा। दूसरा हेडिंग है साहसी और वीर योद्धा। रश्मिरथी काव्य के आरंभ से ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है तो सब स्तब्ध हो जाते हैं। जब इस पर कृष्ण उसकी जाति गोत्र आज पूछते हैं तो कर्ण उनसे पूछता है, पूछो मेरी जात सुर से और मेरे भुजबल से, रवि समान दिखती है कवच और कुंडल से। इस प्रकार कर्ण ने उनसे यही बात कहा कि मेरी जात से नहीं, मेरी पहचान मेरे भुजबल से है, जो रवि समान जो कवच कुंडल या रवि के समान जो चमकती है, इस प्रकार से जात से नहीं अर्थात मेरे इस भुजाओं के बल से ही मेरी पहचान है। कर्ण वहां पर इस प्रकार उत्तर देता है। नेक्स्ट है सच्चा गुरु भक्त और विनयी। हाँ, कर्ण के समान सच्चा गुरु भक्त कोई नहीं है। आइए देखें, कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी एवं श्रद्धालु है। कीड़ा कर्ण की जांग काटकर भीतर घुस जाता है, रक्त की धारा बहने लगती है, पर कर्ण पैर नहीं हिलाता क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यदि हम पैर हिला देंगे तो हमारी गुरु की नींद खुल जाएगी। इस कारण से कीड़ा उसको काटता रहता है, लेकिन वह अपने अंदर हिम्मत रखते हुए वह इस प्रकार पैर नहीं हिलाता। लेकिन इस प्रकार रक्त का प्रवाह बहते बहते गुरु की आंख खुल जाती है और गुरु को वह इस प्रकार पूछने पर अपनी वास्तविकता बता देता है तो वे क्रोधित होकर आश्रम से उसे निकाल देते हैं। परंतु कर्ण अपनी विनय नहीं छोड़ता और जल समय भी गुरु के चरण धूलि लेता है, जाते समय भी वह उनका चरण धूल स्पर्श करके ही जाता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है परम दानवीर। कर्ण जैसा परम दानी कोई नहीं है। सुबह यानी सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद यदि इस बीच में जो कोई भी आता है, कर्ण उसे अपना जो कुछ भी मांगता है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे देता है। तो इस प्रकार इंद्र भी एक ब्राह्मण वेश धर करके और कर्ण से कवच और कुंडल मांगने के लिए आते हैं। इस प्रकार से वह कर्ण जानते हुए भी इंद्र को पहचान लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उनको अपना कवच और कुंडल दे देता है। इसलिए कर्ण जैसा महान और परम दानवीर योद्धा कोई नहीं है। कर्ण का चरित्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह धन संपत्ति की लिप्सा से मुक्त है। इसलिए वह प्रतिदिन प्रातः काल को संध्या वंदना करने के बाद वह याचकों को दान देता है। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को वह अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल यह जानते हुए भी कि यह कवच और कुंडल हमारे जीवन का एकमात्र आधार है, इसको दे देने से हमारा जीवन हमेशा कठिनाई में पड़ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वह इंद्र को खाली हाथ नहीं भेजता और वह इंद्र को वह अपना कवच और कुंडल दे देता है। नेक्स्ट है महान सेनानी। कौरव की ओर से कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति है। वह सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म बोलते हैं, अर्जुन को मिलते कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे। इस प्रकार युद्ध में कर्ण अपने रण कौशल से पांडव की सेना में हाहाकार मचा देता है। उसकी वीरता की प्रशंसा श्री कृष्ण भी करते हैं। तो इस प्रकार से रश्मिरथी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे देवरिया जिले के छात्रों के लिए रश्मिरथी से संबंधित ही प्रश्न करने होंगे, अन्यथा किसी अन्य सर्ग से यदि आप प्रश्न करते हैं तो उस पर आपको अंक प्राप्त नहीं होंगे। अब इसके बाद से आता है खंड ख, जो संस्कृत दिग्दर्शिका से एक आपको गद्यांश का पैरा दिया जाएगा और एक श्लोक का। सुभाषितान का जो पाठ है वह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भौजस दार्यम आपका इंपॉर्टेंट है। जातक कथा जो है वह भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप भोज की उदारता और सुभाषितान का जो श्लोक है इसको आप अच्छे तरह से अध्ययन करें। बहुत ही ऐसा हो सकता है कि सुभाषितान, लेकिन सुभाषितान से जो प्रश्न आपको श्लोक आएंगे वह हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए देखें, यह हमारा गद्यांश का संस्कृत दिग्दर्शिका से पूछे गए प्रश्न आपका 8 दिए गए संस्कृत गद्यांश को संदर्भ सहित तो 2 नंबर आपका संदर्भ पर मिलेगा और 5 नंबर व्याख्या। इसमें बिना कुछ आपको ज्यादा परिश्रम किए आपको 7 नंबर इसमें बहुत आराम से मिल जाते हैं।
आपका यहां से यहां पैरा आपको दिया रहेगा, 2 नंबर आपको संदर्भ पर और 5 नंबर व्याख्या पर मिलेंगे। बौद्ध युग इसे सिद्धांता पंचशील सिद्धांता सक्रिया भवतु। आइए देखें संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, चूंकि ये गद्य रहेंगे तो वहां लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांत पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। अनुवाद हिंदी में कर देंगे। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री और सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शक्ति के साधन हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। तो इस प्रकार आपको देखिए इतने में ही बस 7 नंबर अंकित हैं, 2 नंबर आपको केवल संदर्भ पर और 5 नंबर केवल इस पर व्याख्या पर गद्यांश। और एक क्वेश्चन आपको इस श्लोक से जो सुभाषित रत्नान से निश्चित आपको मिलना है वह आप पाठ अच्छे तरह से अध्ययन कर लें। तो आइए देखें अगला क्या है। हाँ, दिया गया है, दिए गए पद्यांश के आधार पर संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो यहां देखें आपको वह सुभाषित रत्नान से ही पूछा गया है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम बजत तैदिशम तामृतम विश्वकुंभम पयोमुखम। यह आपका संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया। आइए देखें, यह श्लोक हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से या नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, ऐसा लिख देंगे। अब ये बोलना है कि परोक्षे यानी पीठ पीछे, परोक्षे माने होता है पीठ पीछे, कार्य हंतारम माने कार्य को बिगाड़ने, हंतार माने बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष माने सामने, प्रिय बोलने वाला, मधुर बोलने वाला, मीठा बोलने वाला। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम ब्रज तदिशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। यानी कह रहा कि पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मधुर बोलने वाला हो, मीठा बोलने वाले हो, ठीक है, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। कहने का तात्पर्य है कि ऊपर दूध को देखकर जैसे विष से भरे घड़े को अपनाना, अपने मृत्यु को बुलावा देना है, मृत्यु को दावत देना है, वैसे ही सामने मीठे मधुर बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को अपनाना भी अपने जीवन को विनष्ट करना, अपने जीवन को नाश करने के समान है। इसलिए ऐसे मित्र को हमेशा परित्याग कर देना चाहिए। रहीम ने भी लिखा है, रहीमन ओछे नरन ते तजे बैर अरु प्रीत काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। तो इस प्रकार ऐसे मित्र का हमें, जो इस प्रकार हमारा पीठ पीछे हमारी निंदा करता हो और सामने मधुर बोलता हो, ऐसे मित्र का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। तो यह आपको बस इतने से में, इसमें भी 7 नंबर रहेंगे, 2 नंबर आपका संदर्भ पर और 5 नंबर आपका व्याख्या पर, जो आप इतने से लिख करके 7 नंबर अर्जित कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह आपके कुछ मुहावरे दिए रहेंगे और इस प्रकार उन मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग। हमेशा ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से लिखते समय अर्थ का जो होता है वह प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इसमें दिया आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा या बहुत प्रिय होना इसका अर्थ होगा, लेकिन जब वाक्य बनाएंगे तो उसमें आंखों का तारा होना ही स्पष्ट होगा, न कि बहुत प्रिय होना या बहुत प्यारा होना लिखा जाएगा। तो पहला आपका है आंखों का तारा होना, यानी बहुत प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। तो सावित्री ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम्हें अपने से दूर कैसे जाने दूं। तो यहां देखिए आंखों का तारा होना का यहां प्रयोग किया गया है। तो हमेशा जो पूछा जाए वही उसका अर्थ कभी प्रयोग में नहीं लिखा जाता। अगला है, इसके जगह पर इस साल से बस यही एक बदल 2024 में यह प्रश्न बदल दिए गए हैं। यहां आपको संधि विच्छेद इस प्रकार से आपको जो रूप पूछे जाते थे या समास पूछे जाते थे, इसको हटा करके यहां अपठित गद्यांश या पद्यांश दिए रहेंगे।
आपको उसमें से 5 क्वेश्चन, जैसे 5 नंबर के हैं तो 5 क्वेश्चन इसमें भी हैं, तो इसको हटा दिया गया है। ये सन 2024 में यहाँ संशोधन किया गया है। या जो 10वां क्वेश्चन आपका रहेगा, वहां एक अपठित गद्यांश जो बिना पढ़ा हुआ कोई भी अपठित गद्यांश और या अपठित काव्यांश से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो शीर्षक उसमें निश्चित पूछा जाता है। तो शीर्षक हमेशा या तो पाठ के प्रारंभ में, यानी जो लिखा रहेगा उसके प्रारंभ में, या बीच नीचे ही आपको शीर्षक, और शीर्षक 1 से 2 शब्दों में ही रहते हैं। पूरा लंबा शीर्षक नहीं लिखना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ जो प्रश्न है वहां यह आपको बदल करके इस 2024 के एग्जाम में यहां बदल दिया गया, लेकिन यहां आपको पूछा गया निसंदेह का संधि विच्छेद है। अब यह प्रश्न नहीं पूछे गए हैं यहां, चूंकि अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में से कोई एक करने होंगे, जो आपको दोनों में से जो उचित लगेगा वही करना है। तो यह अब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे चूंकि इसमें लगा दिया गया है। तो यह निधन संदेह आपका है विसर्ग संधि से बना है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां देखिए ये भी इको यड़च संधि पर आधारित है। इति धन आदि, यानी यह आपका ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो यह हो जाता है। तो इत्यादि में इत धन आदि यह आपका यड़ संधि पर आधारित है। स्वागतम ये भी यड़ संधि है, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह हो जाता है। तो सुधन आगतम बराबर स्वागतम हो जाता है। तो ये दोनों आपके यड़ संधि से ही संबंधित हैं। तो लेकिन अब इस साल की परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यहां दिया गया है आत्मनिष्ठ शब्द में विभक्ति और वचन पूछा जाता था। अब इस साल से आपको सामान्य हिंदी वर्ग में इसको हटा दिया गया, उसके जगह पर अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ आत्मनिष्ठ शब्द में विभक्ति और वचन तो लिखेंगे आत्मनिष्ठ शब्द जो है वह विभक्ति क्या है, सप्तमी विभक्ति, और वचन क्या है तो वचन एक वचन। नामने शब्द में विभक्ति और वचन है तो नामने शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। लेकिन इस साल अब नहीं आएंगे, इसलिए इस पर ध्यान देना नहीं है। हमको कोई एक अपठित गद्यांश या अपठित काव्यांश से संबंधित प्रश्न ही अध्ययन करने हैं। जैसे अविराम और अविराम, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह सूक्ष्म युग्म शब्द हैं। अविराम और अविराम, अविराम माने होता है बिना रुके हुए और अभिराम माने होता है सुंदर। ये विहग और विहंग, ध्यान दीजिए, विहग का अर्थ होता है आकाश और विहंग का अर्थ होता है पंछी। इस प्रकार से यह आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पूछे जाएंगे, इसको आपको करने होंगे। नेक्स्ट आपके कांड घटना अध्ययन से आपको मतलब होगा कांड का अर्थ क्या होगा, किसी एक शब्द के 2 अर्थ होंगे। तो कांड माने घटना भी होता है, से आपको भी ये लिखा गया है। कांड माने क्या होता है तो कांड आपको अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, उसी प्रकार से धन है। और एक कांड माने अभी कांड हो गया तो कांड का अर्थ होता है घटना। तो इस प्रकार इससे संबंधित प्रश्न आपको करने होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह भी आपको पूछे जाएंगे। कोई एक शब्द लिखे रहेंगे और उससे आपको यहां लिखने होंगे। जैसे रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं तो रास्ता दिखाने वाले को मार्गदर्शक कहते हैं। जिसका कोई अंत न हो, तो जिसका कोई अंत न हो, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ होगा अनंत, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं होता। तो इस प्रकार से आप प्रश्न सही ढंग से करेंगे। अब है कुछ आपको अशुद्धियों का संशोधन करना होगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे आपका है श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में लिखा जाता है, यह इस प्रकार देखना है श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, यह शब्द आपका सही होगा। हाँ, उसके बाद से आपको रस, अलंकार और छंद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 दिए रहेंगे, दोनों में अथवा करके रहेगा। तो आप जो कुछ लेके श्रृंगार रस का अस्थाई भाव लिखते हुए आपको उसका मतलब उदाहरण देना है। ध्यान दीजिए, श्रृंगार रस का उदाहरण आपको या लिखते हुए कर अस्थाई भाव। ध्यान दीजिए अस्थाई भाव क्या है तो रस क्या है, यानी
किसी कविता को पढ़ने, नाटक आदि देखने से जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी काव्यम रसात्मक वाक्यम, अर्थात रस। इस प्रकार से श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जहां नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का पारस्परिक मिलन होता है उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। यदि आपको केवल दे रहा श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का आपको संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं, दोनों का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है, अर्थात रति का अर्थ होता है प्रेम। तो नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी का जहां पारस्परिक मिलन होता है उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, और जहां बिछोह या वियोग होता है उसे वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार रस कहते हैं। आइए देखें, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। जब यहाँ रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से यहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ लिखा गया है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। एक और उदाहरण है आपका बिहारी जी का, वत रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसए, दैन कहे नट जाए। यह एक उदाहरण और है, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नयन नहीं सो बात। तो इस प्रकार बहुत से उदाहरण हैं, जैसे है राम की रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। तो श्रृंगार रस के बहुत सारे उदाहरण हैं, जिस पर आपको अच्छी तरह से पकड़ो, जिसको आप सही ढंग से लिख सकें, उसी को आपको लिखना चाहिए। दो आपको रहेंगे रस से संबंधित, उसमें एक रस को जिसको अच्छी तरह से आप अध्ययन किए हो उसी को आपको लिखना है। नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार में भी दो आपको पूछे जाएंगे, उससे आपको उसका परिभाषा, लक्षण या उसके उदाहरण आपको दिए जाएंगे। यमक अलंकार यानी वही शब्द पुनि पुनि पड़े, अर्थ भिन्न नहीं भिन्न। वही शब्द पुनि पुनि यानी शब्द की आवृत्ति यदि होती हो लेकिन अर्थ अलग अलग यदि होते हो तो यमक अलंकार होता है। यानी काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। आइए देखें, जो आप दिया गया है, उद्धव जोग जोग हम नाही, यानी गोपियां करें कि अरे उद्धव जी हम जोग साधना के योग्य नहीं हैं। तो जोग जोग शब्द दो बार आया है लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले जोग का अर्थ है, ठीक है, यानी जोग, और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य साधना। इस प्रकार से यह आपको दिया गया कि उद्धव जोग जोग हम नहीं, तो इस प्रकार से हम यह आपको लिख देंगे कि उद्धव जोग जोग हम जोग के साधना के योग्य नहीं है। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण है। काली घटा का घमंड घटा, यानी घटा घटा शब्द आया है। और दूसरा है कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। नेक्स्ट है, यानी अन्य भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आपका है कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, यानी बेनी बेनी शब्द दो बार आया है। उसी प्रकार से यानी कहे कभी बेनी, एक बेनी का अर्थ बेड़ी और दूसरे कवि का अर्थ बेनी। तो इस प्रकार से जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। इस प्रकार जो भी उदाहरण आपको अच्छे तरह से आते हो उसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट है चौपाई। यह देखें छंद से संबंधित होता है, इसमें आपको गणना करने के लिए भी आपको आता है, इसका लक्षण करने के लिए। तो चौपाई आप देखें, यह 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई जो छंद है यह 4 चरणों वाला
सममात्रिक अर्थात प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण या प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, इस प्रकार से 4 चरणों वाला सममात्रिक अर्थात इसके सभी मात्राएं बराबर होती हैं। तो आप हनुमान चालीसा का जो केवल 2 दोहा है वह छोड़ करके बाकी सब चौपाई में जय हनुमान ज्ञान गुण सागरे, जय कपीस तिहु लोक उजागरे, रामदूत अतिलुत बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये भी आपका चौपाई छंद है, लेकिन इसको गणना करने के लिए इसको सकल 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2, अब इसको गिनेंगे तो 16 हो जाएगा। 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 2 16, तो 16 मात्राओं का यानी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसको देखिए 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 और 2 16, तो ये भी 16 है। इस प्रकार से आप खुद लिख लेंगे जय या नाथ शंभु धन भंज निहारा, होई है कौवे के दास तुम्हारा, आए सुकाह कहिय किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। तो इसको भी आप गणना करके देखें तो 16 अभी चौपाई छंद है। तो यह आपके जो भी रामचरितमानस में लिखे गए हैं चौपाई और दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। तो चौपाई छंद यानी यह 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसको लिख करके और गणना करके इसको दिखा देते हैं। इसके बाद से पत्र आता है। पत्र में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र है। तो जैसे इसको हमेशा आप बाएं तरफ ही लिखे, सेवा में प्रबंधक यानी ऋण संबंधित प्राप्त करने के लिए या कोई आवेदन पत्र से संबंधित प्रश्न ही विशेष पूछे जाते हैं। तो किसी को ये ऋण प्राप्त यदि आपको करना हो तो इस संबंधित आपको ये प्रश्न आपको पत्र में से जो आएंगे उसको हमेशा लिखना सेवा में प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन देवरिया महोदय लिख करके यहाँ कामा कर देंगे। फिर यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, आगे से नहीं। यहाँ जो कामा दिया गया है यहाँ से इस सविनय निवेदन है कि बस 2023 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आपका भी बैंक बेरोजगार युवकों तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, अतः मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ अपना प्रार्थी, चूंकि परीक्षा में नाम नहीं लिखना होता है इसलिए आप अपना वहां नाम के स्थान पर क ख ग और रोल नंबर अंकित कर सकते हैं। बाकी आपके किसी एक पर आपको निबंध लिखने के लिए आएंगे, यही आपका अंतिम क्वेश्चन होगा जो आपको 3 दिए रहेंगे और इस प्रकार आपको सुंदर ढंग से यह निबंध लिखने होंगे जो भारतीय कृषकों की समस्या का समाधान। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस पर आप लिख सकते हैं निबंध। तो यह सब चीजें आपको और लिखना होगा। जैसे ग्राम भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, भोजन एवं अन्य आवश्यकताएं गांव ही पूर्ण करते हैं, भारत का औद्योगिक स्वरूप भी ग्रामीण कृषकों पर ही निर्भर है, वस्तुतः भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार ग्राम ही है, यदि गांव का विकास होगा तभी देश समृद्ध होगा। दूसरा हेडिंग है किसानों की सामाजिक समस्याएं। तो हमारे लिए एक ज्वलंत समस्या है यह हमारा जो भारतीय कृषकों की समस्या। विकास के इस युग में भी गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा परिवहन के साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके कारण भारतीय किसानों को उनकी परेशानियां सहनी पड़ती है। वह साधनों के अभाव में अपने बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके पिछड़े का सबसे बड़ा कारण है। भारतीय किसान अपनी मूलभूत आधार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पूरा जीवन प्रयास करता है, इस कारण वह आधुनिक परिवेश से अनभिज्ञ ही रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक समस्या।
गांव के अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। उसकी उपज का उचित मूल्य उसे नहीं मिल पाता, धन के अभाव में अच्छी पैदावार भी नहीं ले पाता, जिसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र के विकास पर पड़ता है। गांव में निर्धनता, भूखमरी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। कृषकों की कृषि से संबंधित जानकारी सुगमता से सुलभ नहीं हो पाती। वर्तमान स्थिति तो इस प्रकार से यह आप लिखते हुए, मतलब उसमें आप जितने अच्छे ढंग से लिखेंगे 9 नंबर के आते हैं, आपको पूरे अंक मिलेंगे। अंत में यदि आप कोई कोटेशन कविता या कुछ जानते हैं तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, आए किसान तेरी कुटी राज भवन अनुहार, एक श्वेद कढ़ी रहा मोती मोल हजार। तो इस प्रकार से यह हेडिंग लिखते हुए आप सुंदर राइटिंग में लिखने का प्रयास करें, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। तो अब हम नेक्स्ट आपको दूसरे सैंपल पेपर लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक इन सैंपल पेपर से आप अध्ययन करें और इससे आप कुछ लाभान्वित हों।